Problem based on Kirchhoff rules. When Kirchhoff rules are applied to a part of a circuit. पहला प्रॉब्लम करते हैं इसमें. Using Kirchhoff law. Using Kirchhoff law. Determine the current. Determine the current. The current I1, I2 and I3 in the given circuit. In the given circuit. अब इसमें एक पार्ट और मैं अलग से कराऊंगा, पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं. इन द गिवन सर्किट. ठीक है, तो पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका एक पार्ट और है वो करेंगे. मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं. एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का. ठीक है, बैटरी है 24 वोल्ट्स की. ओके, इस सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, तो आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ जो गिवन है उसको फॉलो करना है. जब हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है तो हम उसको एग्जैक्टली फॉलो कर लेते हैं. ठीक है, ये एक बैटरी और है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस और हम कनेक्ट करेंगे. ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है. ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया. यहाँ पे भी हमारा रेजिस्टेंस है 4 ओम. यहाँ पे 6 ओम है. ये हमारी बैटरी है विच इज 27 वोल्ट्स. ओके, इसमें जो करंट गिवन है वो एज सच हमें फॉलो करना है. I1 करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है. ठीक है, ये I1 करंट इस जंक्शन पे डिवाइड हो रहा है. I2 इधर चला गया. ठीक है, और I3 हमारा इधर आ गया. I3 जा रहा है इस रेजिस्टेंस में से, I3 यहाँ पर आया. I2 जो है वो इस रेजिस्टेंस से जा रहा है. ये कंबाइन होके दोबारा से I1 हुआ और बैटरी ने जितना करंट दिया था बैटरी के पास उतना करंट चला गया. तो यू नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3. मैं इनके नाम लिख देता हूँ A, B, C, D, E, F. चलिए करना स्टार्ट करिए. तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे. जो हमें गिवन है एज सच हम उसको फॉलो करेंगे. ठीक है, अगर हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं गिवन होता तो सबसे पहला काम हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन को बनाना होता, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते. तो मेनली अब हमें क्या करना है, कंसीडर करने हैं. हमारे पास 3 अननोन है, तो 3 लूप बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें मालूम है कि जो I1 है वो बेसिकली I2 प्लस I3 के बराबर होगा. ठीक है, वैसे तो इससे इजी करंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, लेकिन इस प्रॉब्लम में ये गिवन है तो हम यही फॉलो करेंगे. तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. ये तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई. एट जंक्शन F, एट जंक्शन F, एट जंक्शन F, तो जंक्शन F है उस पर, ये वाला जो जंक्शन है उस पर I1 अप्रोच कर रहा है, I2 और I3 लीव कर रहे हैं, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा. बाकी 2 इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी, तो आप पैरेलली चलिए बनाना स्टार्ट करिए और सॉल्व करिए. I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालिए. स्टार्ट करिए सॉल्व करना. देखिए, हम जो है वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं. तो मान लीजिए अगर मैंने लूप का डायरेक्शन ये ले लिया, हम क्या ले रहे थे, क्लॉकवाइज, तो हम वो फिक्स कर लेते हैं. सपोज आई टेक अ क्लॉकवाइज लूप. एक लूप ये हो गया और एक लूप ये हो गया. क्लॉकवाइज ले रहे हैं, वो हमने फिक्स कर लिया. तो सबसे पहले देखेंगे लूप का नाम A, B, C, F, A. जहां से स्टार्ट हुआ लूप वहां पे खत्म हुआ. और ये जो सेंस है जो मैंने लिखा है A, B, C, F, A, ये क्लॉकवाइज सेंस है. चलिए इसमें इक्वेशन लगाते हैं. बैटरी के आप पॉजिटिव से, ठीक है, रेजिस्टेंस में जिधर से करंट आपका फ्लो हो रहा है उधर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव. तो बैटरी के आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो यू विल राइट -24. ठीक है,
अब इस रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो हो रहा है, इस I1 करंट और इसका प्रोडक्ट लिखेंगे 2I1, लेकिन इसके साथ साइन क्या आएगा, आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस आएगा, ठीक है। उसके बाद आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगेन +6I2 आएगा। बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं तो +27 आएगा और इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप इक्वेशन लिख सकते हैं वो लिखेंगे ट्वाइस ऑफ I1 +6I2, ये 24 माइनस का है, ये 27 प्लस का है, तो +3 इजिकल टू 0। और यू कैन राइट ट्वाइस ऑफ I1 +6I2 इजिकल टू -3, एंड दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। बहुत क्लियरली लिखनी है इक्वेशन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके अब हमें सेकंड लूप कंसीडर करना है, वो भी हमारा क्लॉकवाइज है। मैंने आपको पहले बता दिया कि सारे लूप आप क्लॉकवाइज ले लीजिए। लूप FCDEF, देखो F से स्टार्ट हो रहा है, F पे खत्म हो रहा है और क्लॉकवाइज सेंस में लिया गया है, ठीक है। चलिए इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। जब आप इस तरीके से मूव करेंगे तो आप जो 27 वोल्ट की बैटरी है उसके पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड इट विल बी -27, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो -6I2, ठीक है। नीचे वाला जो करंट है I3 उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो आएगा +4I3, +4I3। मैं इसको और बेटर लिख देता हूँ क्लियरली थोड़ा सा। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I3 फ्लो हो रहा है। इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसमें कोई दूसरी बैटरी तो है नहीं, तो इट विल बी इक्वल टू 0। और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 4 ऑफ I3 -6I2 इज इक्वल टू 27। फटाफट ये इक्वेशन सॉल्व करिए, सॉल्व आप ही करेंगे और मुझे I1, I2 और I3 की वैल्यूज बताइए। ट्राई करिए सब लोग। यू नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। पेपर पेन रखिए और फटाफट सॉल्व करिए। आज के सेशन में जितनी भी इक्वेशंस हैं वो आपको खुद से सॉल्व करनी है। पेपर पेन ले लीजिएगा और सॉल्व करते जाइए फटाफट। सॉल्व कर रहे हैं ना सभी लोग? किसी का आंसर आया? सर I3 आया है 9/2 एम्पीयर। I3 9/2, ठीक है, 4.5 एम्पियर। I3 is 4.5 एम्पियर। Waiting for your answers. कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है, मैं नहीं कराऊंगा आपको कैलकुलेशन, तो मेक श्योर सभी लोग सॉल्व करके देख लें। सर I1 3 एम्पीयर और Okay. I2 1.5 I2 कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है सर, वो माइनस में आ रहा है बट हाँ, माइनस में आ रहा है। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि माइनस में करंट क्यों आ रहा है, ठीक है।
और इसी वजह से ये मैंने पर्टिकुलर प्रॉब्लम चूज की है। सम टाइम व्हाट हैपन कि व्हेन यू सॉल्व द करंट तो वो उसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। तो अब उस केस में क्या करना है, क्या हमारा जो सॉल्यूशन है वो गलत है, क्या हमें दोबारा करना चाहिए, या फिर इसका कुछ और मतलब है निगेटिव का? सर कल के साइनेटिव सर एक क्वेश्चन में माइनस में आंसर आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो अब उसमें क्या किया तुमने, उसको कट कर दिया कि भाई गलत हो गया प्रॉब्लम? नहीं सर, तो वैसा ही ये वैसे भेज दिया मैंने तो। हाँ, तो वो सही है। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे देखो I2 की अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो I1 मेरे पास जो आ रहा है वो +3 एम्पियर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। I2 जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा -1.5 एम्पियर। ठीक है। और I3 जो आ रहा है वो 4.5, यानी कि I3 जो है वो 3 और 1.5 का सम आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमने ये वाला जो करंट I2 चूज किया है, भाई हमें तो मालूम नहीं था, हमने तो चूज कर लिया। तो ये जो I2 करंट है बेसिकली इसका डायरेक्शन रिवर्स है। जो हमने चूज किया है इसका रिवर्स है, इसलिए करंट I2 निगेटिव आ रहा है। तो इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली ये लिख देंगे कि जो I2 का एक्चुअल डायरेक्शन है इट इज अपोजिट टू द चूजन डायरेक्शन। I2 का जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो क्या है, इट इज अपोजिट टू द चूजन डायरेक्शन। और एक नया सर्किट डायग्राम बना के इसका करेक्ट डायरेक्शन हम शो कर देंगे। बात आ रही है समझ में? और वैसे भी देखो, एक 24 वोल्ट की बैटरी, एक 27 वोल्ट की बैटरी है। तो ये जो 27 वोल्ट की बैटरी है ये भी करंट प्रोवाइड करेगी। बाकी इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ा लूंगा आपको। तो अभी फिलहाल क्या करना है कि ये जो I2 हमारा नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसको क्या करना है कि ये जो I2 हमने टूवर्ड्स राइट बनाए, इसको डायरेक्शन चेंज करके हम टूवर्ड्स लेफ्ट बना देंगे। और हम लिख देंगे कि जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ I2 है इट अपोजिट टू द चूजन डायरेक्शन। तो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है। सॉल्व करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर किसी को दिक्कत है तो वो मुझे बता दे तो मैं सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन एडवाइजेबल यही है कि आप खुद सॉल्व करें इसको। ठीक है। तो चलिए, तो हमारे पास जो वैल्यूज आई I1 जो है I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू -1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर -1.5 एम्पियर, और I3 जो है वो 4.5 एम्पियर। ठीक है। नेगेटिव साइन ऑफ I2 जस्टिफाई द फैक्ट negative sign of I2 justify the fact that the actual direction of current I2 is opposite to the chosen direction. तो जो डायरेक्शन हमने चूज किया है उसका अपोजिट है। सर्किट डायग्राम देखिए, रीड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है। क्या था हमारा, 24 की बैटरी थी। आई एम रीड्रॉ दी सर्किट। देख 24 की बैटरी, फिर ये एक रेजिस्टेंस था हमारा, फिर हमारी एक 27 वोल्ट की बैटरी थी, फिर एक रेजिस्टेंस था, नीचे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। ये 24 वोल्ट, ये 27 वोल्ट। ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ये हमारा 4 ओम था। ठीक है। और क्या क्या वैल्यूज थी, 2 ओम एंड 6 ओम। तो अभी जो आप करंट का डायरेक्शन बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। I1 तो ठीक है, I1 हमने ऐसे चूज किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, I1 ये आ गया। अभी I2 जो है वो ये होगा, और इस जंक्शन पर F पर
I3 होगा। तो हमारा जो I3 बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो अब I3 जो है वो I1 I2 के बराबर होगा। ये हमारे जंक्शन है ABCDEF, ये हमारे जो कनेक्शंस हैं उनके नाम हो गए, जॉइंट्स के नाम हो गए। ये हमने करंट बना दिया I3 I3 अगेन ये I2 चला जाएगा यहाँ पे I1 आ जाएगा हमारे पास, ये भी I1 चला जाएगा। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बनती हैं। आपसे कभी कभी पूछा जाएगा फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस between point A and C। इस तरीके की प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको A एंड C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि या तो आप निकाल सकते हैं VA माइनस VC, या आप निकाल सकते हैं VC माइनस VA। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस चीज को कैसे करें, तो इस चीज को समझने के लिए काम ये हम कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर जैसे हमने जब किरचॉफ लगाया था क्लोज लूप में, तो एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बात करूंगा इस प्रॉब्लम में। R1 R2 और ये हमारी बैटरी है। तो जब आपने इसमें क्लोज लूप में लगाया, मान लो I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, I करंट, तो आपने इसमें लूप रूल लगाया क्लॉकवाइज सेंस में, तो आपने लिखा माइनस V हो जाएगा, फिर ये माइनस IR1 हो जाएगा। आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, इधर भी प्लस से माइनस की तरफ, ये प्लस भी हो जाएगा, माइनस IR1 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाना चाहिए, यानी कि V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, इस तरीके से। लेकिन अगर ये चीज ओपन होती, अगर ये सर्किट, ये लूप क्लोज ना हो, क्लोज की वजह से क्या होता है कि फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल, मान लो आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो जब आप इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो यहाँ पे मान लो पोटेंशियल कोई था V1 था, तो जब आप घूम के यहाँ पर आए तो V1 माइनस V1 जो है वो 0 हो गया, इसलिए फाइनल पोटेंशियल हमने 0 लिख दिया। अगर यही हमारा ओपन सर्किट होता तो फाइनल पोटेंशियल 0 नहीं होगा। फाइनल पोटेंशियल आप ऐसे लिखेंगे, मान लो मैंने आपको कोई सर्किट का हिस्सा दे दिया, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये 2 पॉइंट है A, ये B है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, और मान लीजिए इस सर्किट से करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है, I करंट है, ये I करंट है, ये R1 की वैल्यू है और ये R2 की वैल्यू है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मान लो आप A से B जा रहे हो, तो अगर आप A से B जा रहे हो तो आप यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे VA। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो आप -2 लिख देंगे सीधा। फिर आप देखेंगे आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो आप माइनस IR1 लिख देंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे जो है -4। फिर आप देखेंगे आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे IR2, और ये सब जुड़कर या घटकर क्या बन जाएगा, VB बन जाएगा, 0 नहीं होगा। आप यहाँ से VA माइनस VB इजिली निकाल सकते हैं। तो किरचॉफ लॉ जो है वो इस तरीके से किसी भी सर्किट के पार्ट में भी लग सकता है। हम 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। तो देखिए यहाँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम कैसे करेंगे, ये मैं रफ कर रहा हूँ, हमें मेन प्रॉब्लम करनी है। देखिए आप ये बताओ A से C तक जाने के लिए आपके पास कितने पाथ पॉसिबल हैं। देखो एक पाथ तो ये है कि मैं A से चलूं और इस तरीके से C पे पहुंच जाऊं, ठीक है, ये मैंने ग्रीन कलर से शो करिए, ये मेरा पाथ 1 है। तो अगर हम इस पाथ को फॉलो करते हैं तो देखो अब हम इसमें तीनों मेथड डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 पाथ पॉसिबल है। तो मेथड 1, हम ये वाला जो ग्रीन वाला पाथ है इसको फॉलो कर रहे हैं।
तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिखूंगा और यहाँ पे VC पोटेंशियल, ए पे पोटेंशियल VA है और सी पे पोटेंशियल VC है मान लीजिए। तो ए पे पोटेंशियल VA है, मैंने VA लिख दिया। अब आप देखिए जब आप ग्रीन वाले पाथ को फॉलो कर रहे हैं, व्हेन यू आर फॉलोइंग द ग्रीन पाथ, तो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर गोइंग फ्रॉम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं। तो आप प्लस का 24 लिखेंगे या माइनस का 24? आप लिखेंगे माइनस का 24। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद आप करंट रेजिस्टेंस में देखिए, आप रेजिस्टेंस में मूव कर रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप लिखेंगे इसको +2I1, +2I1। इसके बाद आप सीधा सी पे पहुंच जाएंगे क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस और कोई भी बैटरी नहीं है यहाँ से यहाँ तक, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे इजिकल टू VC। मैं इसको करंट I1 कर देता हूँ। बस अब आपको क्या करना है, देखो VA -24, I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, 3 एम्पियर। तो हम यहाँ पे 2 × 3 कर देंगे इजिकल टू VC कर देंगे। हमारे पास VA -24 + 6 इजिकल टू VC। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा VA - VC इजिकल टू कितना बचेगा, 24 में से 6 गया 18 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 18 वोल्ट का होगा। अब अगर हम ये वाला पाथ फॉलो ना करके कोई दूसरा पाथ फॉलो कर लें तो क्या हमारा आंसर बदल जाएगा या सेम आएगा? देखो, एक जो पाथ है मैं येलो से शो करूंगा। मैं ए से चला, ठीक है, और मैंने एफ से टर्न लेते हुए ये जो 27 वोल्ट की बैटरी है इससे 6 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू मैं सी पर पहुंच गया। ये भी तो एक पाथ हो सकता है येलो वाला। चलिए अब येलो वाले पाथ के लिए सॉल्व करते हैं। मेथड 2 देखिए क्या होगा। चलिए ए पे पोटेंशियल VA, ठीक है। आप देखिए बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हैं आप, तो -27, ठीक है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो +6I2 इजिकल टू VC। चलिए सॉल्व करते हैं। VA -27 + 6, I2 की वैल्यू कितनी आ रही थी, ये हमारा 6 ओम ही था ना। I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, नहीं अब तो आप -1.5 नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमने डायरेक्शन सही लगा लिया है। देखो एक चीज है, या तो आप डायरेक्शन नहीं बदलते तो आप -1.5 लेते। जब आपने ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दिया तो माइनस का इफेक्ट खत्म कर दिया। ये बहुत ध्यान की बात है, ये बहुत आपको ध्यान रखना है। हमने ये नया सर्किट बना लिया ना, मैंने इसीलिए आपको नया सर्किट बनवाया कि ये माइनस प्लस का कंफ्यूजन ना हो। जब आपने बेसिकली आपका I2 का डायरेक्शन इधर था लेकिन माइनस की वजह से आपने चेंज कर दिया, तो माइनस का इफेक्ट अब खत्म कर दिया ना, तो यू विल पुट द वैल्यू ऑफ सिंपली 1.5। ठीक है, आप देखो 18 ही आ रहा है। 18 ही आएगा क्योंकि जो पोटेंशियल है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो तो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल क्या है, पॉइंट फंक्शन है ना, पढ़ा था पोटेंशियल। पोटेंशियल कभी पाथ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्योंकि सेम है तो इसलिए पोटेंशियल भी सेम आ रहा है। तो अब जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे VA - VC, तो आपका VA - VC 18 वोल्ट ही आंसर आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस तरीके की। तीसरा पाथ देख लेते हैं। तीसरा पाथ ये हो सकता है कि मैं A से चलूं और मैं नीचे वाला रास्ता फॉलो करते हुए C पे पहुंच जाऊं। ठीक है, क्लियर? तो मेथड 3 जो पाथ है उसी कलर से मैं उसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ए पे पोटेंशियल V है, ठीक है, ए से हम चल रहे हैं, तो ए से हम चले तो यहाँ तक कुछ भी नहीं है, ना रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिला और हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इसके थ्रू जो करंट जा रहा है 4 ओम के थ्रू वो I3 जा रहा है। तो आई विल राइट -4I3 और इसके बाद मैं सीधा VC पे पहुंच जाऊंगा। I3 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 4.5। तो VA -4 × 4.5
इज इक्वल टू वी सी, और अगेन अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी ए माइनस वी सी जो है आपके पास 18 वोल्ट आएगा। तो देख लो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आपको ये पता चला कि निगेटिव करंट का मतलब क्या होता है, आपको डायरेक्शन चेंज करके नया सर्किट बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना है सर्किट के, तो आप उसमें किरचॉफ लगा सकते हैं। इनिशियल पोटेंशियल ले लीजिए इनिशियल पॉइंट का, फाइनल पोटेंशियल फाइनल पॉइंट का, और जो किरचॉफ के साइन कन्वेंशन वाले रूल हैं वो एज इट इज अप्लाई करते चले जाइए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस पाथ इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इसी कैटेगरी की। सबको ये क्लियर है प्रॉब्लम? ओके, चलिए एक अच्छी प्रॉब्लम है एक, तो वो करते हैं फटाफट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यूज किरचॉफ to determine the potential difference between the points A and B, A and D, when no current flow in the arm BE of the electrical circuit shown in diagram of the electric circuit shown in figure। मैं सर्किट डायग्राम बना देता हूं आपके लिए फटाफट। जहां मैं गैप छोड़ रहा हूं वहां रेजिस्टेंस अभी मैं लगाऊंगा। चलिए ड्रॉ कर लीजिए सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है R ओम का, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। ये एक रेजिस्टेंस है R1 का, इसकी वैल्यू भी गिवन नहीं है। ये एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। ये बैटरी है आपकी 1 वोल्ट। ये बैटरी है 6 वोल्ट की। ये है 4 वोल्ट की बैटरी, इट्स अ 4 वोल्ट बैटरी, ठीक है। ये 3 वोल्ट की बैटरी। पॉइंट्स के नेम लिख देता हूं, F E D C B और A। तो आपको इसमें A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि ये वाला टर्मिनल और ये वाला जो नोड है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और आपको गिवन है कि बीई ब्रांच में, ये जो बीई ब्रांच है इसमें करंट 0 फ्लो हो रहा है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ट्राई करिए, देखिए, बनाइए। मान लीजिए अगर मैं इसमें करंट का डायरेक्शन ये कंसीडर करूं, यहां से 6 वोल्ट की बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ I। ये करंट 2 ओम के रेजिस्टेंस से भी जाएगा, ये करंट इस बैटरी के थ्रू भी जाएगा, ये करंट 3 ओम के थ्रू भी जाएगा, I करंट। अब इस करंट को E जंक्शन पे बटना चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो 0 है। इस ब्रांच BE में कोई करंट नहीं जा रहा, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम इसमें करंट नहीं भेजेंगे, हम ये सारा का सारा जो करंट E पे अप्रोच कर रहा है वो स्ट्रेट निकल जाएगा I, और वो इस R के थ्रू होता हुआ
4 वोल्ट की बैटरी के होता हुआ अगेन ये इस बैटरी के पास आ जाएगा जिस बैटरी से ये स्टार्ट हुआ था 6 वोल्ट। तो जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नाउ वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आई। तो हम आई की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें? अब हमारे पास लूप पॉसिबल है। एक लूप तो हम ये ले सकते हैं, मान लीजिए एक लूप हमने ये लिया, क्लॉकवाइज लेते हैं तो, और एक लूप हमने ये ले लिया, इस तरीके से ले सकते हैं। वैसे तो हमारे पास एक ही अननोन है तो हमें एक लूप से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें 2 लूप दिख रहे हैं तो हम 2 लूप ले लेते हैं फिलहाल। तो सबसे पहला जो लूप है हमारा वो है लूप, चलिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। लूप AFEBA, ये हमारा लूप हो गया। अप्लाई करिए इसमें किरचॉफ। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो इट विल बी +6 वोल्ट। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दैट मीन्स -2I। इस वाली बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल मूव कर रहे हैं तो दैट मीन्स +1 वोल्ट। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दैट मीन्स -3I। ओके, ये जो R1 है क्योंकि इस तरीके से जाना है बट इसके थ्रू तो कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो हम लिखेंगे -0R1। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, क्योंकि इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये बैटरी भी कुछ काम नहीं करेगी, लेकिन बैटरी का तो अपना पोटेंशियल मेंटेन रहेगा और बैटरी के हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो वी विल राइट +3 वोल्ट एंड इट विल बी 0। यहाँ से आप आई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आई की वैल्यू आप सॉल्व करिए। यहाँ से देखिए ये सब जुड़ जाएंगे, 6 जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा और ये 1 जुड़ जाएगा और ये 3 जुड़ जाएगा तो ये तो हो गया सीधा 10 वोल्ट। अच्छा, ये हो जाएगा -5I इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो आई आएगा वो 2 एम्पियर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अब दूसरा लूप सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा आई की वैल्यू आ गई और हमारा एक ही अननोन है। मान लो अगर आप दूसरा लूप सॉल्व भी करते हो तो अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो उसमें आपको एक दिक्कत आने वाली है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर मैं लूप ले लूँ BEDCB, चलिए बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ -3 वोल्ट, R1 में से 0 करंट प्लस हो रहा है तो 0 × R1। ठीक है, यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है के डायरेक्शन में जा रहे हैं रेजिस्टेंस, तो आप लिखेंगे -IR। इसमें आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं +4 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में I एंड R आर अननोन अगर सिर्फ आप इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये यूज की जा सकती है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R। अगर हम I की वैल्यू 2 एम्पियर पुट कर दें तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R। वैसे तो इस प्रॉब्लम में नहीं पूछा गया है R की वैल्यू, बट हाँ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिमार्क, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R, value of R by using this equation, by using this equation। तो उस केस में फिर इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस है, फिलहाल इस पर्टिकुलर केस में इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हम I की वैल्यू यहाँ पे 2 एम्पियर पुट कर सकते हैं जो हमने पिछले लूप से निकाली, क्योंकि करंट तो वही है ना जो फ्लो हो रहा है सर्किट में। तो एक काम तो हो गया, I की वैल्यू डिटरमाइन होगी। नाउ वी नीड टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड D। तो अगेन A से D जाने के लिए आपके पास कितने पाथ पॉसिबल हैं A से D जाने के लिए? तो एक तो पहले ग्रीन वाला पाथ ले लेते हैं, यहां से A से चले और हम C के थ्रू D तक पहुंच गए। कैन वी यूज दिस पार्ट? तो मेथड वन A पे पोटेंशियल VA ले लेते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल गए, जो 6 वोल्ट की बैटरी है उसके पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो -6 लिखूंगा। ठीक है,
जो दूसरी बैटरी है 4 वोल्ट की, उसके पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, उसको 4 वोल्ट लिखूंगा। ये जो रेजिस्टेंस आर है उसके करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आई विल राइट प्लस आई आर और इज इक्वल टू वी डी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आई की वैल्यू तो मुझे मालूम है, लेकिन आर जो है वो मेरा अननोन है, ये तो मुझे पता नहीं है, तो हम इसको चूज नहीं कर रहे। हाँ, अगर हम इस वाली इक्वेशन को यूज कर लें, ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी लूप 2 के लिए, इसका यूज करके आर की वैल्यू निकालें और यहाँ पे पुट कर दें, तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे बेहतर पाथ हमारे पास पॉसिबल है। वो क्या है देखो, अब हम ब्लू वाला पाथ ले लेते हैं। मैं इस पाथ से चला, ठीक है, इधर मुड़ा और मुड़कर डी पर पहुंच गया, ये भी तो पाथ पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए मेथड टू, आप बोलोगे उसमें तो R1 अननोन है, तो ये पाथ भी बेकार है, लेकिन R1 में से करंट भी तो 0 है, तो वो तो फैक्टर 0 हो जाएगा, इसलिए इस पाथ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं VA और VD का पोटेंशियल डिफरेंस। VA 6 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो -6 वोल्ट। 3 वोल्ट की जो बैटरी है उसके पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो -3 वोल्ट। ठीक है, ये जो R1 है इसके थ्रू करंट 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ 0 मल्टीप्लाई बाई R1, और ऐसा करते हुए मैं पहुंचा VD पर, क्योंकि बीच में अब कोई रेजिस्टेंस और बैटरी नहीं है, तो VA माइनस VD इज इक्वल टू 9 वोल्ट। क्या आ जाएगा? 9 वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका तीसरा पाथ भी पॉसिबल है। तीसरा पाथ आप जा सकते हैं इस तरीके से, थर्ड पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे, आंसर आपका 9 वोल्ट ही आएगा थर्ड पाथ से। ठीक है, तो पाथ 3 यानी कि मेथड 3 अगर हम चूज करें, तो मेथड 3 में देखिए हमने VA से स्टार्ट किया, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -2i। 1 वोल्ट की बैटरी से निगेटिव के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो +1 वोल्ट। ठीक है, 3 ओम के रेजिस्टेंस से करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -3i। ठीक है, और ऐसा करके हम VD पे पहुंचे। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, VA -2 इंटू 2 +1 -3 इंटू 2 इज इक्वल टू VD। तो सॉल्व करके ये भी 9 वोल्ट आएगा। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, शुड आई चेंज दिस स्लाइड? In the circuit shown in figure, assuming point A to be at zero potential, use Kirchhoff rules to determine the potential। वाला पाथ हो सकता है जो ये मैंने येलो मार्कर से मार्क किया है, तो येलो से हम येलो वाले पाथ के थ्रू A से लेके B पर पहुंच सकते हैं। बट इसमें दिक्कत क्या आएगी कि हमारा R1 जो है वो अननोन है, तो हम इस पाथ को अवॉइड कर देंगे, अननेसेसरी R1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक पाथ हमारा ये ग्रीन वाला हो सकता है, हम A से स्टार्ट करेंगे, वी विल गो एट C, टेक अ टर्न D, और D के होते हुए हम B पर पहुंच जाएंगे। ये पाथ ज्यादा सुटेबल है टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। देखो इसमें क्योंकि सारी वैल्यूज हमें मालूम है, तो इसी पाथ को फॉलो करते हैं हम। तो एट जंक्शन D तो हमारे पास हो गया, जंक्शन D की पहले तो वैल्यू लिख देते, तो हमारे पास 3 एम्पियर जो है वो 1 एम्पियर प्लस
2 एम्पियर, एक तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम ग्रीन पाथ की बात कर लेते हैं। तो ग्रीन पाथ में मेथड 1, ए पे पोटेंशियल वी ए लिख देते हैं हम। जो ये जो 2 वोल्ट की बैटरी है उसके नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो हम उसको +2 वोल्ट लिख देंगे। ठीक है, यूनिट हटा देते हैं कैलकुलेशन वैसे। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद जो रेजिस्टेंस 2 ओम है उसके हम उसके करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, तो उसको लिखेंगे 2 × 2+ का। ठीक है, इसके बाद आप देखिए हम बैटरी जो 4 वोल्ट की बैटरी है उसके नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पहुंचे, तो हम उसको लिखेंगे +4 वोल्ट और इसको लिखेंगे VB। VA हमें 0 दे रखा है तो हम 0 पुट कर देंगे। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये हमारा VB हो गया। और VB इस तरीके से हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक मिनट, इसको जरा चेक भी कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन थोड़ा सा। In this circuit shown in figure, determine the voltage drop, determine the voltage drop between A and D। ठीक है, सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूं। एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ये जो पॉइंट है ये ए मार्क किया गया। अब यहाँ पर एक 4 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। इसके बाद इसके साथ एक 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। ओके, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। 20 वोल्ट की बैटरी और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस। ये जो पॉइंट है ये सी है, ये जो पॉइंट है वो डी। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब आप करिए सॉल्व। ये सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 क्लोज लूप्स, एक क्लोज लूप तो ये है और एक क्लोज लूप ये है। ये क्लोज लूप एक सिंगल पाथ से कनेक्टेड है, इट इज अ सिंगल पाथ। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन होती है तो सिंगल पाथ से जो करंट फ्लो होता है वो 0 होता है। एक्चुअली जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो की क्या कंडीशन है? करंट फ्लो की कंडीशन है कि बैटरी से जितना, मान लो ये 4 वोल्ट की बैटरी है, मैं यहीं से अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। 4 वोल्ट की बैटरी है और ये रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो इसमें करंट जब फ्लो होता है, जब इस 4 वोल्ट की बैटरी से जो करंट फ्लो होता वो 4 वोल्ट की बैटरी के पास वापस आ जाता। ओके, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो उस सिंगल पाथ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर मैं इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करता हूं तो जो ये 10 वोल्ट की बैटरी है ये I1 करंट इससे मान लो फ्लो हो रहा है। I1 इस 2 ओम के थ्रू भी जाएगा, I1 इस 3 ओम के थ्रू भी जाएगा और ये I1 वापस आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको और भी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। अच्छा, दूसरे का मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ। 20 वोल्ट की बैटरी से I2 करंट फ्लो हुआ, 6 ओम के रेजिस्टेंस से I2 करंट फ्लो हुआ, ये भी I2 करंट फ्लो हुआ। ठीक है, ये हुआ I2 4 ओम के रेजिस्टेंस से जा रहा है। ठीक है, और ये I2 इस बैटरी के पास आ गया।
अब आप मान लो ये बात नहीं मानते, आप कहते हो जंक्शन बी पे तो करंट डिवाइड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल इस बी पे करंट डिवाइड होना चाहिए। तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, सपोज मैंने कहा यहाँ पे I1 करंट डिवाइड हो गया, तो I1 करंट का कुछ हिस्सा मान लो x पार्ट इधर चला गया, तो इधर जो करंट जा रहा होगा वो I1 माइनस एक्स जाएगा। ठीक है, अभी बैटरी के पास I1 पहुंचना चाहिए था लेकिन पहुंचेगा I1 माइनस एक्स। इसी तरीके से आप बोलोगे सी पे करंट डिवाइड होना चाहिए एट जंक्शन सी, तो ये भी मैं मान लेता हूं कि I2 करंट यहाँ अप्रोच कर रहा है, Y करंट इधर आया और यहां से गया I2 माइनस वाई। ठीक है, अब ऐसा होने पर हुआ क्या कि जो इस बैटरी के पास 10 वोल्ट की बैटरी के पास जो करंट पहुंचा वो I1 माइनस एक्स पहुंचा, और जो इस 20 वोल्ट की बैटरी के पास करंट पहुंचेगा वो I2 माइनस वाई पहुंचेगा। जबकि बैटरी के पास I2 पहुंचना चाहिए, 20 वोल्ट की बैटरी के पास I2 पहुंचना चाहिए, 10 वोल्ट की बैटरी के पास I1 पहुंचना चाहिए। ये जब ही पॉसिबल है जब x इज इक्वल टू वाई हो जाए, अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब x इज इक्वल टू वाई हो गया तो इस y जो करंट इधर से आ रहा है और x इधर से करंट जा रहा है, तो BC के अक्रॉस नेट करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। BC के अक्रॉस नेट करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकली भी जस्टिफाइड हो गया कि BC के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो हम उसको शो भी नहीं करेंगे। तो ये जो सारा डिस्कशन है हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ये हमने एलिमिनेट कर दिया सारा डिस्कशन। ठीक है, जो हमने इनिशियल करंट डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर किया था हम उसी को फॉलो करेंगे। ये हमने हटा दिया। ठीक है, यहाँ से y हटा दिया। अब आप इसको सॉल्व करिए। पहले I1 I2 की वैल्यू निकाल लीजिए। ये करंट, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो मैं इसमें लिख दूंगा देयर विल बी नो करंट फ्लो इन द ब्रांच इन द पार्ट BC ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ देयर विल बी नो करंट फ्लो through the part BC of the circuit। इस सर्किट के BC वाले पार्ट से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो एक लूप तो ये ले लेते हैं इसका, और एक लूप ये ले लेते हैं। यहाँ से पहले I1 I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इन लूप 1, इसको लूप 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दे रखा वैसा, तो इसको लूप L1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको लूप L2 कंसीडर कर लेते हैं। तो इन लूप L1 कैसा सेंस है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज सेंस में आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, यू विल राइट 10 वोल्ट। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस ट्वाइस ऑफ I1। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं 3 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू, तो माइनस 3I1 इज इक्वल टू 0। तो 10 इज इक्वल टू 5 ऑफ I1। I1 की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो 2 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लूप L2 की बात कर लेते हैं। इन लूप L2, तो L2 की अगर हम बात करें तो देखिए बैटरी के, अगर क्लॉकवाइज हम देख रहे हैं तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो आई विल यूज माइनस 20 वोल्ट। 4 ओम के थ्रू जो हम मूव कर रहे हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आई विल यूज 4I2। इसी तरीके से जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है उसके हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस तरीके से घूम के आ रहे हैं, क्लॉकवाइज है तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 6I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 20 इज इक्वल टू 10I2, और I2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आने वाली है? 2 एम्पियर। तो इट विल बी 2 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब हमें जो पोटेंशियल निकालना है वो किन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है? A और D। अब A से D जाने के लिए कितने पाथ पॉसिबल है? यहाँ पे एक ही पाथ पॉसिबल है, एक ही रास्ता है, उसी के थ्रू आप जा सकते हैं। तो ये पाथ मार्क करिए, आप येलो से मार्क करिए। आप A से स्टार्ट होंगे, इस बैटरी के थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए आप D पर पहुंच जाएंगे।
ठीक है, यही बात पॉसिबल है और कोई बात पॉसिबल नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए पे पोटेंशियल वी है, आप 3 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू अगर आप जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो यू विल राइट -3I1। उसके बाद आप बैटरी जो 4 वोल्ट की बैटरी है आप उसके निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल मूव कर रहे हैं तो यू विल राइट 4। अच्छा, ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें से करंट 0 फ्लो हो रहा है तो 0 इंटू 1 ओम, ये बात तो खत्म ही होगी, फिर भी हम लिखेंगे। इसके बाद जो I2 करंट है, I2 करंट के डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो जब आप करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आप लिखते हैं -4I2 एंड इट शुड बी 0, इट शुड बी VD नॉट 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। VA -3 इंटू 2 प्लस 4 -4 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ से आप इनका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आएगा सॉल्व करके? 10 वोल्ट आएगा। इट विल बी 10। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, in the part of a circuit, in a part of a circuit shown in figure, shown in figure, determine the potential difference, determine the potential difference, potential difference between the point between the points G and H। ये सर्किट मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इट्स अ 4 ओम रेजिस्टेंस और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर और ये जो पॉइंट है ये G है। इसके बाद एक 3 वोल्ट की बैटरी है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा 1 ओम है एक रेजिस्टेंस और ये जो पॉइंट है ये H है। इसके आगे भी सर्किट का कुछ पार्ट है, 5 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस हमारा ये है जिसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और एक रेजिस्टेंस ऊपर लगा हुआ है जिसमें से हमारा 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो डिटरमाइन करना है वो G और H के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करना है। ये G पॉइंट है और ये H पॉइंट है, ठीक है। करना, सॉल्व करिए। इसमें दोनों ही रूल लगेंगे, जंक्शन रूल भी अप्लाई होगा और आपका जो वोल्टेज रूल है वो भी अप्लाई होगा। ट्राई कर लीजिए। खासकर हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये जंक्शन है, ये वाला, तो इसको नाम दे देते हैं ए, नाम दे देते हैं इसको, बी नाम दे देते हैं।
ट्राई करिए। देखो, सबसे पहले करंट को समझना होगा हमें कि करंट कितना होगा, क्योंकि जब तक इस 1 ओम जो रेजिस्टेंस है, मान लो हमारा जो पाथ होगा जी से एच तक का, वो एक ही पाथ है। जी से हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ए से टर्न लेंगे और एच तक पहुंच जाएंगे। तो जो हमें पाथ फॉलो करना है वो एक सिंगल पाथ है। मान लो मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ये आया हमारा पाथ, यहाँ से एच तक आना है। हमारा पाथ यही हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल पाथ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। 2 एम्पियर 4 ओम के रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पोटेंशियल पता चल जाएगा। 3 वोल्ट की बैटरी पे पोटेंशियल पता चल जाएगा, 2 ओम पे पता चल जाएगा। लेकिन 1 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो इस सर्किट में गिवन नहीं है, ठीक है। तो वो हमें डिटरमाइन करना है कि वो चीज कैसे हम यहाँ पे पता लगाएं। तो एट जंक्शन बी देखो आप, एट जंक्शन बी, तो जंक्शन बी से एक तो 1 एम्पियर का करंट लीव कर रहा है, एक 3 एम्पियर का करंट लीव कर रहा है। एरो गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब जंक्शन बी को कितना करंट अप्रोच कर रहा होगा, इन दोनों का सम, दैट इज 4 एम्पियर। तो जंक्शन बी पे जो करंट होगा वो 4 एम्पियर होगा, ठीक है। एट जंक्शन बी 1 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर एंड इट इक्वल टू 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर करंट जो है वो जंक्शन बी को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर। अब यहां पे देखिए, एट जंक्शन ए, एट जंक्शन ए, जंक्शन ए पे 2 एम्पियर का करंट अप्रोच कर रहा है और 4 का लीव कर रहा है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 2 एम्पियर है वो कहां से आ रहा है, एच से आ रहा है। तो एच पे जो करंट होगा वो इस तरीके से होगा और उसकी वैल्यू 2 एम्पियर होगी। पहले तो इस करंट के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना जरूरी है। तो जंक्शन ए पर होगा 2 एम्पियर जो एच से आया, प्लस 2 एम्पियर जो कि ऑलरेडी पीछे से आ रहा है, और ये सब मिलकर कितना बन जाएगा, 4 एम्पियर बन जाएगा, जो जंक्शन बी पे चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके। अब आप इसमें जंक्शन वो लगाइए, वोल्टेज रूल। तो मैं स्टार्ट करूंगा वीजी से, ग्रीन पाथ ले रहा हूं, तो वीजी से स्टार्ट किया मैंने। वीजी पोटेंशियल 4 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो -2 एम्पियर इंटू 4। बैटरी 3 वोल्ट की जो बैटरी है उसके निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो ये 3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है वो क्या है, उसके करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक रेजिस्टेंस है एक करंट है। फिर हम एच की तरफ जाएंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो ये 2 एम्पियर का करंट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस केस में आएगा हमारा +1 इंटू 2 एम्पियर, ये हमने कर लिया, और ऐसा करके हम पहुंचे वी एच पर, ठीक है। तो वी जी -8 प्लस 3 -4 प्लस 2 इज इक्वल टू वी एच, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये -8 प्लस 3 -4 प्लस 2, तो देखिए सॉल्व करके क्या आएगा आपका। 7 वोल्ट आ जाएगा। Vg माइनस वी एच इज इक्वल टू 7 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है ये प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इस पे भी काफी सारी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, ये कैपेसिटर में भी एप्लीकेबल होता है।
चलिए एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को व्हीट स्टोन ब्रिज करते हैं। तो लिखिए इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट, it is an arrangement of four resistances, of four resistances used to determine one of these resistance, one of these resistance quickly and accurately in terms of in terms of remaining resistance, accurately in terms of the remaining resistance. Remaining three resistance. तो इट्स अ नेटवर्क ऑफ फोर रेजिस्टेंस। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लो मैं 4 रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस को P नाम दे दिया, इसको Q, इसको R और इसको S, और इस नेटवर्क को हमने जोड़ दिया एक बैटरी से V वोल्ट के। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, और इसके बीच में हमने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल करंट। ठीक है, जैसे अमीटर होता है, अमीटर जो है वो थोड़े लार्ज करंट, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए या उसको पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो G इज गैल्वेनोमीटर, G इज गैल्वेनोमीटर, और ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टॉपिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर है हमारा। अब अगर मैं कहूं कि आप यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, अब अच्छा मैं ये भी लिख देता हूँ, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर वायर का ही बने होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस होगा। तो लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर बी Rg। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस हमने Rg ले लिया। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, तो आप बोलोगे ठीक है, यहाँ पे करंट आई फ्लो होगा बैटरी से। ठीक है, ये आई करंट, मैंने कहा इस जंक्शन ए पर करंट डिवाइड हो जाएगा। I1 जो है वो P के थ्रू चला जाएगा और I2 जो है वो R के थ्रू चला जाएगा। अब जैसे ही I1 B जंक्शन पे पहुंचेगा, क्योंकि B भी एक जंक्शन है, तो यहाँ पे भी करंट डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने कहा कि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू IG करंट चला जाएगा, और यहाँ से करंट जो जाएगा वो I1 माइनस IG, जंक्शन रूल लगाता जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ IG इज द करंट flowing through the galvanometer, current flowing through the galvanometer। तो यहाँ पे देखिए IG इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जंक्शन B पर क्या हुआ, I1 माइनस IG हो गया। अब जो I2 है वो भी D को अप्रोच कर रहा है और IG भी D को अप्रोच कर रहा है। आप डायग्राम में देख सकते हैं IG भी D को अप्रोच कर रहा है, I2 भी G जो पॉइंट D को अप्रोच कर रहा है। तो जो S के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2 प्लस IG। जंक्शन C को आप देखेंगे, जंक्शन C को अगर आप देखेंगे तो जंक्शन C पर I1 माइनस IG अप्रोच कर रहा है और I2 प्लस IG अप्रोच कर रहा है।
तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो करंट हो जाएगा वो सिंपली I1 प्लस I2 हो जाएगा, जो तो बी से डी जो करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से VB is at higher potential and D is at lower potential because current flow from higher potential to lower potential. ऐसा जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो कहलाता है अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, ये क्या है? अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, क्योंकि यहाँ गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन बनेंगी, एक बनेगा अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा, और रिफ्रैक्शन तो रह ही ठीक गया। है, आजा। डोगरा सर मैं कंटिन्यू करूं? हाँ सर, कर दीजिए पैकिंग। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ये कहलाती है अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो आपको इस सेक्शन में जो प्रॉब्लम मिलेंगी वो अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की भी बनेंगी और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की भी बनेंगी। अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा होगा। चलिए बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करते हैं। मैं बना लेता हूँ इस तरीके से दोबारा से सर्किट डायग्राम। ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है, थर्ड रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंसेस हो। तो हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की। ये पॉइंट हमारा क्या था? A, ये B, ये C टर्मिनल था, ये D टर्मिनल था, ये थे हमारे रेजिस्टेंस P, Q, R, S। अब यहाँ पे भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए। अब अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का हो जाए, मान लो I करंट बैटरी से फ्लो हुआ, वो जंक्शन A पर पहुंचा, जंक्शन ए पे करंट डिवाइड हो गया, पी के थ्रू जो करंट गया वो I1 गया, आर के थ्रू जो करंट गया वो I2 गया। बी पर क्या हुआ कि जो IG था वो जीरो हो गया, देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा तो बी पे जो करंट I1 अप्रोच कर रहा है वो सीधा का सीधा जो है वो Q से चला जाएगा, I1 यहाँ पहुंचेगा, I2 यहाँ सिंपली पहुंचेगा, और यहाँ पर दोबारा से ये करंट जुड़ जाएंगे I1 प्लस I2 और I के बराबर हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है ये कहलाती है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या कहलाती है ये सिचुएशन? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, क्या कहलाएगी ये सिचुएशन? दिस सिचुएशन इज नोन एज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होगा कंडीशन? इन केस ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ये कंडीशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, पहला है द करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो। द करंट फ्लो through the galvanometer, the current flow through the galvanometer, याद रखेंगे ये कंडीशन, through the galvanometer is zero। galvanometer is zero, यानी कि जो IG है वो जीरो हो गया। जब IG जीरो हो गया इसका मतलब जो पोटेंशियल है VB और VD पोटेंशियल बराबर होगा, यानी कि इन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, B और D के। तो B और D के बीच में आप कुछ भी कनेक्ट कर दो, करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो जब भी आपको बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज दे रखा हो तो आपके माइंड में ये दो कंडीशन आनी चाहिए, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाएगा, और इन दो टर्मिनल के बीच में आपका अगर गैल्वेनोमीटर या रेजिस्टेंस कनेक्टेड है
तो उसके थ्रू जो है वो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में। अब इसकी कंडीशंस हम कैसे निकालें, क्या करें, तो एक प्रॉब्लम तो अभी हम करेंगे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे, फिर हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन बाद में करेंगे। तो पहले एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, या सिंपली व्हीटस्टोन ब्रिज। लिखिए प्रॉब्लम। The forearms of a Wheatstone bridge have the following resistance. Have the following resistance. Have the following resistance. AB जो है वो है आपका 100 ओम, BC जो है वो 10 ओम के बराबर है, CD जो है वो 5 ओम के बराबर है, और जो DA है ये 4 आर्म है, चारों आर्म के रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको 60 ओम। ठीक है, अ गैल्वेनोमीटर of 15 ohm resistance is connected across PD. Calculate current through the galvanometer ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से आपको करंट कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको IG की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सर्किट बना देता हूँ। ये 4 रेजिस्टेंस हो गए, इससे जो बैटरी कनेक्ट की गई है वो 10 वोल्ट की है, 10 वोल्ट बैटरी। ओके, यहाँ पे जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी जो हमने बनाया था वही गिवन है, I, इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो I1 जा रहा है, इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो I2 जा रहा है। इसके टर्मिनल के नाम लिख लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसके थ्रू एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जिसका अपना रेजिस्टेंस गिवन है, ये कनेक्ट हो गया। इसके थ्रू जो करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर के वो IG जाएगा, जो कि आपको डिटरमाइन करना है। इसके जो करंट जाएगा वो जाएगा I1 माइनस IG। ठीक है, यहाँ जो करंट आएगा वो आएगा I2 प्लस IG इस रेजिस्टेंस के थ्रू, और ये आपका इस तरीके से वापस आ जाएगा। इन रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख लेता हूँ। P जो है, मान लो ये अगर रेजिस्टेंस P है तो ये है 100 ओम। ठीक है, ये Q है तो इस Q की वैल्यू है आपके पास 10 ओम। ठीक है, ये R है तो इस R की वैल्यू है आपके पास 60 ओम, और ये S है तो इसकी जो वैल्यू है ये है आपके पास 5 ओम। ठीक है, एंड यू नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ IG। तो बेसिकली वी हैव 3 अननोन्स, तो वी नीड टू सेलेक्ट 3 लूप्स। तो पहला तो हम लूप ले लेते हैं, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लूप ले लेते हैं वो ले लेते हैं BADB। ठीक है,
तो बी ए डी बी, यानी कि ये जो लूप लिया जा रहा है वो इस तरीके से। एक प्रॉब्लम एंटी क्लॉकवाइज से कर लेते हैं, अभी तक जो हमने प्रॉब्लम की है वो क्लॉकवाइज से की है, तो एक प्रॉब्लम एंटी क्लॉकवाइज से कर लेते हैं। तो दोनों लूप हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, एक दो लूप तो हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, अभी तीसरे की बात बाद में करेंगे। तो अगर हम पहला जो लूप है जो कि बी ए डी बी है, जो कि हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो अगर हम इसमें वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए। तो 100 ओम जो रेजिस्टेंस है उसमें हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आई विल राइट प्लस 100 आई 1, ठीक है। जो आर रेजिस्टेंस है जो कि 60 ओम का है, उसके हिसाब से हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वी विल राइट -60 I2, ठीक है। और IG के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो +15 IG। 15 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो यहां से जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो आएगी 20 I1 प्लस 3 IG, हमने सिंप्लीफाई कर लिया, -12 I2 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में हमारे पास तीन अननोन है, I1 I2 IG, तीनों की वैल्यू नहीं मालूम है, तो हमें तो तीन इक्वेशन डिटरमाइन करनी ही करनी है। चलिए दूसरा लूप ले लेते हैं। लूप बताइए दूसरा लूप क्या होना चाहिए? बी डी सी बी, है ना, यही होना चाहिए। तो दूसरा लूप ले लेते हैं, बी डी सी बी, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो देखिए करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो आई जी, अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -15 IG। रेजिस्टेंस S की बात करें तो S के हम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आना चाहिए, तो -5, ठीक है, इट शुड बी -5 I2 प्लस IG, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें रेजिस्टेंस Q, तो Q के हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इट शुड बी +10, इसका रेजिस्टेंस है, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो I- IG करंट फ्लो हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करके आएगी 2I1, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2I1 6 IG प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, बट अभी हमारा दो इक्वेशन से काम नहीं चलने वाला है, वी नीड टू डिटरमाइन द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए आप एक लूप ले सकते हैं बैटरी वाला, जफर सर? अभी हमने, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब तीसरी इक्वेशन के लिए हम कौन सा लूप लेंगे वो देखिए। तो हम थर्ड लूप ले लेते हैं, ये वाला देखो, मैं येलो से मार्क करूंगा थर्ड लूप। यहाँ से बैटरी से चलेंगे और इस पाथ के थ्रू ऐसे होते हुए ऐसे वापस आ जाएंगे बैटरी के पास। तो एक लूप हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस लूप का हम क्या नाम लिखेंगे? लूप, देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है, ए डी से फिर हम सी गए, सी से ई आए, इस बैटरी को हमने ई मार्क कर लिया, ठीक है, और दोबारा से ए पर आ गए। ये तीन लूप होगा, तीसरा लूप हो गया हमारे पास। तीसरा लूप थोड़ा सा ध्यान से आपको लिखना है। तो देखिए अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी के हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10। जो रेजिस्टेंस R है जो कि 60 ओम है, उसके हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आई विल राइट I2 60 I2, ठीक है। इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस S है उसके भी हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आई विल राइट -5 I2 प्लस IG, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा 0 हो गया। तो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट अ इक्वेशन ऑफ 65 I2, सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली ब्रैकेट ओपन कर लिया मैंने, +5 IG एंड इट शुड बी 10, ओके। और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 I2 5 से डिवाइड करके प्लस IG इज इक्वल टू 2। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ये हमारी आ गई। अब हमें इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, और इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें IG की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास जो तीन इक्वेशंस थी पहले हम उनको लिख लेते हैं। तीन, पहली इक्वेशन थी 20i1 प्लस 3ig माइनस 12i2 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन आ रही थी सॉल्व करके वो आ रही थी ट्वाइस ऑफ i1 माइनस 6ig माइनस i2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन थी। और जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 13i2 प्लस ig इज इक्वल टू 2, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। वी नीड टू सॉल्व दिस थ्री इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 10। पहले इस इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 10। तो अगर इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को, तो ये आ जाएगा बेटा 20i1 माइनस 60ig माइनस 10i2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन के साथ हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लें तो हमारे जो है i1 वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 20i1 प्लस 3ig और माइनस 12i2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, माइनस कर लीजिए। देखिए मैं माइनस का साइन यहाँ पे लगाऊंगा, माइनस का साइन यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगा। तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा आपका सॉल्व करके माइनस 63ig, ठीक है, और ये आएगा मेरे पास प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0, या मैं लिख सकता हूँ 63ig प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी 4 आ गई। ठीक है, अब आप देखिए थर्ड इक्वेशन भी हमारी i2 और ig में है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से अगर आप देखें तो हमारे पास है, एक तो ये है 13i2 प्लस ig इज इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन है हमारे पास 63ig प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करें कि 13 से हम एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें और i2 को एलिमिनेट कर दें। यानी कि इस इक्वेशन को तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, ठीक है, और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं जो है 13 से, और मैं सॉल्व कर लूंगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके जो ig की वैल्यू आएगी, ये सॉल्व आपको खुद करना है, ये आप कर सकते हैं। तो ig की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी 4.87 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमीटर गैल्वेनोमीटर जो है वो स्मॉल करंट मेजर करता है, यानी कि उसके थ्रू जो वैल्यू आएगी करंट की वो भी स्मॉल आएगी, वो बड़ी नहीं हो सकती। देखो मिली एम्पियर में इसका आंसर आएगा। आई थिंक ये दो इक्वेशंस तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 13 से मल्टीप्लाई कर लिया, i2 को एलिमिनेट कर देंगे, जो भी कैलकुलेशन आएगी उससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।